हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। 12th क्लास में आज अनसॉल्व्ड सॉल्व कराई जाएगी। 2024 का पहला सेट जीए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न कह रहा है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। देखिए, पहला प्रश्न है कि Fe है एस ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक का तत्व कि एफ ब्लॉक का तत्व। Fe तो जानते हैं भैया, Fe परमाणु क्रमांक कितना है 26 और इसका इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ऊर्जा अंतर के कारण पहले इलेक्ट्रॉन 4s में प्रवेश करते हैं, फिर 3d में शेष इलेक्ट्रॉन जाते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में प्रवेश करता है, उपकोष में प्रवेश करता है, वही उसका ब्लॉक निर्धारित होता है। तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, डी में है, डी में, इसलिए ये डी ब्लॉक का तत्व है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास, ये 3d3 4s2 लिखा हुआ है। इसमें 4s को पहले लिख सकते हैं, 3d5 लिखा है, 3d5 4s1 लिखा है, 3d6 4s2 लिखा है। इसका मतलब है कि ये सभी जितने भी इसमें एलिमेंट्स दिए हैं सब 3d श्रेणी के हैं, 3d श्रेणी के। देखिए, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था के लिए ये डाटा दिया गया है। ये 3d श्रेणी में ये तत्व देखिए दिए जाते हैं, क्या, शक्ति, बीकर में फिकोनी, गाजी ऐसे भरकर। तो ये पूरा आवर्त है, तो ये शक्ति बीकर में फिकोनी, ये स्कैंडियम, ठीक, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज दिए गए हैं। ये इनका ईसी दिया गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये स्कैंडियम के लिए है। और ये टाइटेनियम का है, ये वैनेडियम का यहाँ से देखिए दिया हुआ है, ये 3d3s2 दिया हुआ है और 5s2 और d5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो जानते हैं कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था इस 3d श्रेणी में मैग्नीज की है 7, अर्थात ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d5। इसमें कौन सा भैया, बी, ये वाला बी ऑप्शन सही है इसका, 3d5 4s2 अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है मैग्नीज। ये लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। ये अगला क्वेश्चन इसी के साथ देख लेते हैं। किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या हो जाएगा। कहते हैं लवण सेतु हम बीच में जब किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है या सेल का निर्माण करते हैं, तो हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड से उसको जोड़ते हैं, तो लवण सेतु बीच में लगाते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड का। ठीक, यदि अचानक इसको हटा लेंगे, अब तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और सेल का वोल्टेज अचानक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए सही होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, तो जानते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं कि इनकी सहायता से हम अन्य धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकें। तो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य मान करके अन्य जितनी भी धातुएं हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, डी सही होगा, 0 वोल्ट। अगला देखते हैं। ये समीकरण एक दी हुई है, k = a e⁻ RT के लिए सत्य कथन पूछा, सही क्या है। इसमें क्या, k साम्य स्थिरांक है, r ऋणवर्ग नियतांक है, a क्या है, अधिशोषण गुणांक है, ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। ठीक भैया, एक्टिवेशन एनर्जी है, यही सही है, डी वाला ही इसका सही है। देख लेते हैं इसका भी। ये समीकरण देखिए, ये समीकरण दी गई है, ये जो -EA/RT दिया है, ये बोल्ट्जमान गुणांक भी कहलाता है।
बाकी सभी सिंबल देखिए, के क्या यहाँ पर है, वेग स्थिरांक है, जबकि इसमें वेग स्थिरांक नहीं दिया है, इसमें कहीं पर भी वेग स्थिरांक नहीं दिया है, जबकि ये वेग स्थिरांक है। टी क्या है, टेम्परेचर ताप है। ये क्या, सक्रियण ऊर्जा, ये दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर गैस स्थिरांक है, इसमें नहीं दिया, आर रेडवर्क दिया हुआ है। ए आर्हेनियस स्थिरांक है, इसमें अवशोषण गुणांक दिया है, क्योंकि ये समीकरण भी क्या है, आर्हेनियस समीकरण है, आर्हेनियस समीकरण है। तो इसमें केवल ये वाला ऑप्शन सही है, सक्रियण ऊर्जा ई, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा, है ना भैया। एक अभिक्रिया दी हुई है, हाफ ए गिव्स टू बी के लिए ए के विघटन की दर और बी के बनने की दर में कौन सा संबंध होगा, कौन सा संबंध होगा। तो जानते हैं इस चीज़ को पढ़ाया जा चुका है भैया कि अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी जब करते हैं तो रेट आर 4 गुनी हो जाती है। यदि अभिकारक की सांद्रता आधी कर दी जाती है तो रेट जो दर होती है वो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पर आधी तो की गई है, आधी करने से तो 1/4 अर्थात ये देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह जानते हैं क्योंकि कि समय के साथ इसकी सांद्रता घट रही होती है और इसकी सांद्रता बढ़ रही होती है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव साइन दिया गया है। माइनस डी एक्टिव मास ए अपॉन डी टी इजिकल टू 1/4 डी इंटू एक्टिव मास बी अपॉन डी टी। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं या बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल पूरे ध्यान से भी यह पढ़ना है। एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं पढ़नी है। एनिलीन की, तो एनिलीन जानते हैं एरोमेटिक यौगिक है, एनिलीन एक क्या है, एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक। और इसकी देखिए एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं, ये देखिए एनिलीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, अनुनाद में ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है और ये लोन पेयर जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है, द्विबंध का गुण आ जाता है। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर आ जाते हैं, पोजीशन बताई जा चुकी हैं, आर्थो पोजीशन कौन सी है, मेटा कौन सी और पैरा कौन सी, तो ये आर्थो पोजीशन पर आते हैं। तो आर्थो पोजीशन पर यहाँ देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो गई है, यहाँ पर लोन पेयर आ गया इसलिए डबल बॉन्ड आ गया है। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पर आकर के डबल बॉन्ड बना देगा और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर आर्थो पोजीशन पर अधिक हो जाएगी। इस प्रकार से ये अनुनादी संरचना इसकी प्राप्त होंगी, ये पहले वाली संरचना फिर प्राप्त हो जाती है। ये एनिलीन की जो है रिजोनेंस है, रिजोनेंसिंग स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता का क्या प्रभाव होता है, इसको भी देख लेते हैं। ताप का प्रभाव क्या है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी और जब प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी, आपस में मोल्स अणु टकराएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। सांद्रता का प्रभाव भी यही होगा, निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता यदि बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर भी अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या बढ़ जाएगी। जब कुल संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। वह जो क्वेश्चन जहाँ पर नोट करने वाला होगा उसको नोट अवश्य कर लेना, वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके आगे नोट करते रहना। सारे अंशाल के सभी क्वेश्चन हल कराए जाएंगे, पूरी अंशाल हल कराई जाएगी लगातार। अभी प्रारंभ में अंशाल के एक सेट को 2 पार्ट में हल कराएंगे, इसके बाद एक साथ हल कराएंगे, समय बढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए K4FeCN का होल 6, यह एक जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उप शासनिक यौगिक है। करा के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखे, आयन क्या होंगे। फिर इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या भी ज्ञात करनी है, तो इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कंपाउंड इस प्रकार से टूटेगा,
इसमें एक सरल आयन और एक जटिल आयन बनेगा। जानते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड जब टूटते हैं तो पहले तो एक सरल बनेगा और फिर जटिल बनेगा। तो इस प्रकार से एक पोटेशियम आयन बनेगा और ये एक फेरोसाइनाइड आयन बनेगा। FeCN6 पर -4 चार्ज रहेगा। ये 2 आयन बनेंगे और इसकी आक्सीकरण संख्या +2 है। कैसे निकालते हैं इसको देख लीजिए पीछे वीडियो में, लेकिन यहाँ पर भी एक बार बता देते हैं। साइनाइड की आक्सीकरण संख्या -1 होती है। इसकी x मान लेंगे, इसकी x, इसकी -1, तो -1 यहाँ पर 6 साइनाइड लगे हुए हैं तो -6 पक्षांतर करेंगे +6 हो जाएगी। +6 और -4 जब इनको ऐड करेंगे तो घट जाएंगे तो +2 आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो यहाँ पर Fe की आक्सीकरण संख्या +2 होगी। भैया समझने में कोई दिक्कत नहीं करना, जोड़ करके जानते ही ऐसे निकाली जाती है। x + 6 × -1 इसकी भैया और = इस पर उपस्थित चार्ज ऐसे। अब इसका पक्षांतर करेंगे, ये -6 हो जाएगा, ये इधर जाएगा +6 में चला जाएगा। x बराबर -4 और इसका पक्षांतर करेंगे तो +6 हो जाएगा =+2। आक्सीकरण संख्या कितनी होगी इसकी? +2। अगला है गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुछ वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बुक से भी देखते रहना, लेकिन कुछ हमने प्रयास किया है उनको भी लिख करके बता दिया जाए। गैल्वेनिक सेल व विद्युत अपघटनिक सेल में क्या अंतर है? अंतर भी एक बार नोट कर लीजिएगा। विद्युत अपघटनिक सेल में किसी बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। जानते हैं जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो बाहर से सेल में ऊर्जा देते हैं तभी तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। जबकि गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत अपघटनिक सेल में एनोड धन ध्रुव होता है, गैल्वेनिक सेल में कैथोड धन ध्रुव होता है। और इसी को एक और अंतर बना लेते हैं, क्या विद्युत अपघटनिक सेल में कैथोड क्या होगा? निगेटिव होगा, या कैथोड क्या होगा? निगेटिव होगा। और गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होगा। तो एक यहाँ पॉइंट और भी नोट कर सकते हैं, ये विद्युत अपघटनिक सेल और गैल्वेनिक सेल में मुख्य अंतर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भैया। देखिए न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखिए क्या कहते हैं, तो न्यूमेरिकल को तो भाई लगा लेते हैं, न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं। चलिए हल करके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। न्यूमेरिकल को कह रहा है 46 ग्राम एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। मोल प्रभाज निकालना है या मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए जानते हैं पहले बार एथेनॉल को जल में घोला गया है, अर्थात एक इसमें विलेय है और एक विलायक है। एक विलेय और एक विलायक, जल विलायक है और ये विलेय है। तो एथेनॉल है, ये विलेय है। तो विलेय का यहाँ पर जो भार दिया है स्मॉल w दिया है कितना? 46 ग्राम। कितना दिया है? 46 ग्राम इसका। और इसका अणुभार स्मॉल m एथेनॉल का, चूँकि एथेनॉल होता है C2H5OH, तो इसका भी होगा 46। m अणुभार कितना होगा? 46 होगा। अब देख लेते हैं विलायक, जल यहाँ पर विलायक है। विलायक का भी भार दिया है भैया, कितना दिया हुआ है? विलायक का भार भी दिया हुआ है। कैपिटल W बराबर क्या होगा? कैपिटल W बराबर कितना दिया है? 54 ग्राम। और कैपिटल M अर्थात इसका विलायक का अणुभार जल का कितना होता है? 18 होता है भैया। अब मोल प्रभाज के लिए फार्मूला है, विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का फार्मूला एक पढ़ चुके हैं कि विलेय का मोल प्रभाज, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो विलेय है, विलेय का मोल प्रभाज XA मान लेते हैं और विलायक के मोल प्रभाज XB मान लेते हैं, XA और XB। तो एक फार्मूला रहता है जिसे विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा N/N+N। ये विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या होती क्या है? मोलों की संख्या होती है भार बटे अणुभार। तो विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। इसलिए हम सीधे यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, XA = W/m
अपॉन, पहले विले का निकाल रहे हैं भैया, स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्लू अपान कैपिटल एम। सभी सिंबल समझ चुके हैं क्या हैं, सबकी वैल्यू रख देते हैं। ये विले है भैया, ध्यान देना विले, तो विले का यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 46 ग्राम और भार 46 ग्राम लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 46 अपान 46 प्लस विलायक का दिया है भार कितना 54 अपान 18 दिया है, तो इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 अपान 1 प्लस इसको छठाते हैं 54, 3 आ जाएगा यहाँ पर 3, तो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 से इसको जब भैया डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 825, अर्थात विले के मोल प्रभाज XA बराबर हो जाएगा 0.25, ये विले के मोल प्रभाज आ जाएंगे। भैया सवाल को बहुत ध्यान से समझना ताकि सवाल लगाना आ जाए। मोल प्रभाज इसी प्रकार से अब निकालें तो अब ये तो कन्फर्म हो गया कि कितना निकलेगा 0.75 निकलेगा, लेकिन इसी फार्मूले में हम रख करके उसको भी हल कर लेंगे। XB इक्वल टू, अब इसके लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा भैया। अब इसके लिए पता है कैपिटल W अपान कैपिटल M अपॉन स्मॉल W अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M। सबकी वैल्यू इसमें रख देते हैं, सबकी वैल्यू तो पता है भैया, ये कितना लिखा हुआ है, चाहे कितने यहाँ पर काट के आया इसी को रख लेते हैं, जितना जितना आया है। यहाँ पर एक बार तो हम डिवाइड कर चुके हैं, कैपिटल W ये वाला कितना आया है, इसकी वैल्यू 3 आई है, कितनी आई 3, तो यहाँ सीधे हम 3 रख लेना, और इसकी वैल्यू 1 आई है 1 रख लें, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, इसको रख लेते हैं, तो ये कितना आएगा भैया 3 अपान 4 का मतलब है 4 से 28 2 4 पंचे 20, तो XB की वैल्यू भी आ गई, XB की भी वैल्यू आ गई कितनी, XB की वैल्यू आ गई 0.75 भैया, XA की वैल्यू इतनी और XB की वैल्यू इतनी। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, लगा लेना। XA क्या होगा, XA होगा स्मॉल n अपान n प्लस n होगा, जहाँ n क्या है मोलों की संख्या है, ये भी मोलों की संख्या, ये विले के मोलों की संख्या है, ये विलायक के मोलों की संख्या है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तीसरे का खा दिया हुआ है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यंकी भार दिया हुआ है 53 दिया है। विलयन की नार्मलता की गणना करनी है, तो भैया विलयन की नार्मलता निकाल लेते हैं, नार्मलता की गणना कर लेते हैं। नार्मलता की गणना करेंगे, नार्मलता का भी फार्मूला सब लोग भैया जानते हैं। नार्मलता के लिए ये क्वेश्चन है, नार्मलता के लिए फार्मूला क्या रहता है, N इजिक्वल टू W अपान E इंटू V ml में, अगर ये ml में है तो इंटू 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा भैया। ये भार बटे तुल्यंकी भार है और ये आयतन मिलीलीटर में है, ml में मिलीलीटर में है। अब इसमें देखिए सब दिया हुआ है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का भार दिया हुआ है कितना है 1.325 अपान तुल्यंकी भार भी दिया हुआ है कितना 53 दिया हुआ है, इंटू आयतन भी वॉल्यूम भी दिया हुआ है कितना 250 इंटू 1000 हो गया। अब इसको काट लीजिए, चाहे तो सीधे काट लीजिए इसको, पहले 4 से इसको मल्टीप्लाई करिए, गुणा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 तियाँ 12 और 1 13, चलिए 4 1 कम 4 1 5, और ये इतना आ जाएगा और अपॉन 53 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, 3 पॉइंट्स पहले है तो 3 जीरो बढ़ा लेते हैं, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और ये 53 कम 53 दहम
अर्थात नॉर्मलता आ जाएगी 1/10, नॉर्मलता आ जाएगी 1/10। अगर इसको आप डिवाइड करना चाहें तो इसको जो है 10 से तो 0.1 हो जाएगी, 0.1 हो जाएगी, ये नॉर्मलता हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन कहीं पर ध्यान दें, नॉर्मलता के लिए फार्मूला लगा देना है और जब आयतन मिलीलीटर में दिया हो तो इंटू 1000 यहाँ कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में तो सीधे देखिए फिनाल के महत्वपूर्ण उपयोग देखना है। इन उपयोगों को अपने हिसाब से लिख लेंगे कि फिनाल कीटनाशक के रूप में यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन जब कीटनाशक या जीवाणुनाशक के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका 1% सोल्यूशन यूज करते हैं और एंटीसेप्टिक के रूप में 0.2% का ही यूज करते हैं। बाकी बेकेलाइट बनाने में, पिक्रिक अम्ल नामक विस्फोटक बनाने में, रंजक बनाने में भी उपयोग करते हैं। हार्मोन्स की हमारे शरीर में जानते ही विभिन्न प्रकार की अपक्रियाओं को ये नियंत्रित करते हैं, जो पीयूष ग्रंथि से है ना, थायराइड ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से, इन सभी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होते हैं और हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। सभी जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करते हैं। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 का है रोजनमुंड अपचयन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब रोजनमुंड अपचयन के बारे में भैया लिखना है, रोजनमुंड अपचयन के बारे में लिखना है। और एथाइन पर H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया का केवल समीकरण यहाँ पर लिखना है भैया। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। रोजनमुंड अपचयन देख लेते हैं। रोजनमुंड अपचयन नेम रिएक्शन है, वैसे नेम रिएक्शन का भी एक टॉपिक बहुत जल्द आने वाला है ताकि ये सभी अभिक्रियाएं बार बार लिखनी ना पड़े, तुरंत जैसे नाम लिया जाए आप लोगों को आ जाएं। रोजनमुंड अपचयन जानते हैं क्या है? जो अम्ल हैलाइड होते हैं, जैसे अम्ल क्लोराइड को है ना भैया, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में H2 द्वारा अपचयन करते हैं, इसे रोजनमुंड अपचयन कहा जाता है, इसे रोजनमुंड अपचयन कहते हैं। ये पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो है ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। आगे देखते हैं कैसे। ये अम्ल क्लोराइड RCOCl प्लस H2, पैलेडियम बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक का कार्य, और इससे क्या बनेगा? अपचयन से एल्डिहाइड बनते हैं। अब बेरियम सल्फेट यहाँ पर अभी हमने बताया कि ऋणात्मक उत्प्रेरक है, तो इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग ये है कि जो एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड देख रहे हैं ना, एल्डिहाइड से एल्कोहल ना बनने पाए, एल्डिहाइड से एल्कोहल को बनने से रोकता है बेरियम सल्फेट ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करके। तो रोजनमुंड अपचयन का मतलब है कि जब अम्ल हैलाइड का अपचयन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, इसे रोजनमुंड अपचयन कहते हैं। इसी का दूसरा पार्ट, इसी अपक्रिया का भैया दूसरा पार्ट है कि एथाइन मतलब समझ रहे होंगे, आईपीएसी नाम एथाइन, एसिटिलीन है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। जल की से क्रिया है H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 रहेगा, HgSO4। तो देख रहे हैं ऐसे हमने लिख रखा है इसलिए ताकि यहाँ से जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक होकर के इस कार्बन से OH जुड़ जाता है और इस पर H जुड़ जाता है, ये H2O है। ये अस्थायी कंपाउंड बनता है और ये अस्थायी होकर के माध्यमिक यौगिक है, टाटोमेरिज्म होता है। टाटोमेरिज्म के द्वारा यहाँ से देख रहे हैं ना, ये वाला H, ये बॉन्ड इधर और ये वाला H यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये CH3CHO एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड बन जाता है भैया, एल्डिहाइड बनता है। इस प्रकार से एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अपक्रिया की आणविकता तथा अपक्रिया की कोट में अंतर स्पष्ट करना है। दोनों में अंतर स्पष्ट करना है भैया। अंतर भी जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से अंतर भी नोट कर लीजिएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं समझते हैं। अपक्रिया की जो आणविकता और कोट में क्या? आणविकता मतलब अपक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता होती है, जबकि अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या उसकी कोट होती है। आणविकता क्रियाविद द्वारा ज्ञात करते हैं, जबकि कोट प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है। आणविकता शून्य, भिन्न या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, जबकि कोट शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो ये एक बार अंतर को
देख करके इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसी में जुड़ा हुआ है। इस अपक्रिया के लिए शून्य कोट की अपक्रिया दी है, तो वेग समीकरण, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग समीकरण के वेग इज इक्वल टू के इंटू ये एक्टिव मास H2 या H2 की सांद्रता की पावर 0 और Cl2 की सांद्रता एक्टिव मास की पावर 0 है। ये शून्य कोट की अपक्रिया की, शून्य कोट की अपक्रिया का मतलब है यहाँ पर अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता है वो वेग को प्रभावित नहीं करती, इसलिए अपक्रिया शून्य कोट की है। ये इसका वेग समीकरण बन जाएगा, है ना भैया, जिसमें HCl का निर्माण हो रहा है, ये उसकी वेग समीकरण उसकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन अभी हैं। सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा। चालकत्व और इसके विषय में बहुत थोड़ी सी मतलब है कि चालकत्व क्या है और प्रतिरोध क्या है। तो चालकत्व तो जानते हैं चालकता संबंध से, प्रतिरोध का मतलब क्या है, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। चालकत्व यह चालकता कम हो जाएगी जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा ना, दोनों में एक दूसरे में क्या है, विरोध है ना, तो व्युत्क्रम होता है। इसका फार्मूला देख लेते हैं, इसके तुरंत देख लेते हैं, फार्मूला भी देख लेते हैं भैया। ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। चालकत्व ये G=1/R, G=1/R, और ये R है व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल के, वो लंबाई के, और ये क्षेत्रफल के। या फिर ये R=ρL/A, जहाँ रो क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, अगला क्वेश्चन भी इसी में है। ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमोएथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अपक्रियाशील होता है, क्यों? और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोएथेन पर सोडियम की अपक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये इसको भी समझा चुके हैं, इसको भी पीछे लेक्चर में जाकर देख लीजिए। ये ब्रोमोएथेन है भैया, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में ये CX बॉन्ड और ये एरिल हैलाइड है, इसमें CX बॉन्ड, तो इसमें जो CX बॉन्ड है इस पर जो संकरण है वो ये है sp3p, और इस पर है sp2p, इसलिए ये अधिक प्रबल है, और अधिक प्रबल होने के कारण इसकी क्रियाशीलता इससे कम है। इसीलिए जो है, जो फेनिल के क्लोराइड होते हैं, फेनिल के ब्रोमाइड होते हैं, इनकी क्रियाशीलता एल्किल हैलाइडों से कम होती है, एल्किल हैलाइडों से कम होती है। ये दूसरा पार्ट इसी का देखिए, ये ऊर्जा क्रिया बन जाएगी जब सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, ये एथिल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ गर्म करेंगे तो इसके दो मूल देख रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड 2 अणु रहेंगे, 2 सोडियम रहेंगे, सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2NaBr, और ये CH3 CH2 CH2 CH3, ये 4 कार्बन अर्थात ब्यूटेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ब्यूटेन बन जाएगी, ब्यूटेन बनेगी। ये ऊर्जा क्रिया कहलाती है, ऊर्जा क्रिया कहलाती है। ऊर्जा क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में या एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केन, मेथेन छोड़ करके बाकी एल्केन इससे बनाए जाते हैं, बाकी एल्केन इससे प्राप्त हो जाते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड की यह क्रिया होने पर ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। 4 क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन के लिए अगला लेक्चर आएगा कल 5 से 6 और 7 सभी क्वेश्चन अर्थात 2 पार्टों में अनसॉल्व्ड के सेट को हल कराया जाएगा। भैया धन्यवाद।